हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिच डैड और पुअर डैड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रस्तावना से, जो काफ़ी अच्छी है, जो आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। मील के पत्थर और पुनः अवलोकन। 5 साल पहले जब मेरे हम मील के पहले पत्थर पर पहुंचे थे, यानी जब रिच डैड पुअर डैड के प्रकाशन के 20 वर्ष पूरे हुए थे, तब मैं यह शब्द लिखे थे। विल्टस ने 1 जून 1967 को सर्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज किया। यह परंतु सफल हो गया। वाणिज्य और आचरणात्मक सफलता के शिखर पर पहुंच गया। यह एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह रहा और अमेरिका में 15 सप्ताह तक नंबर 1 पर रहा। टाइम्स मैगजीन ने सर्जेंट पेपर्स को संगीत की प्रगति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इसने 1968 में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता। यह सम्मान पाने वाला पहला रॉक एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल 1957 को रिलीज हुई थी। द विल्टस कहानी की द्वितीय पुस्तक तुरंत सफल न हुई, न तो वाणिज्य दृष्टि से, न ही अनुशासनात्मक दृष्टि से। वास्तव में पुस्तक के प्रकाशन और इसके बाद उठाए आलोचनात्मक में तूफान इसके एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड को मूलतः स्वयं प्रकाशित किया गया था, क्योंकि हम जिस भी पुस्तक प्रकाशन के पास गए, हर एक ने मेरी पुस्तक को ठुकराया। अस्वीकृत के कुछ पत्रों में इस तरह की टिप्पणियां की थी: आप यह नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा कि ज्यादातर प्रकाशक मेरे अमीर डैड के बजाय मेरे उच्च शिक्षित गरीब डैडी की तरह अधिक थे। ज्यादातर प्रकाशक पैसे के बारे में मेरे अमीर डैड के सबकों पे सहमत नहीं थे। मेरे गरीब डैड की तरह 20 साल बाद 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक चेतावनी थी। भविष्य के बारे में सबकों की पुस्तक। 20 साल बाद संसार में करोड़ों लोग मेरे अमीर डैड की भविष्य के बारे में चेतावनियां और सबकों के बारे में ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। 2020 दूरदर्शिता के साथ कई लोगों ने कहा कि उनके सबक भविष्यदर्शी थे। भविष्यवाणियां सच हो गई। इनमें से कुछ सबक ये थे। अमीर डैड का सबक नंबर 1: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने मेरी पुस्तक को अस्वीकार किया था, लेकिन क्योंकि वे अमीर डैडी के पहले सबक से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीर और बाकी हर व्यक्तियों के बीच बढ़ती हुई खाई के बारे में ज्यादा जागरूक है। 1993 और 2010 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय अकादमी ने 50% से ज्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद एक प्रकाशित लोगों के पास गई। तब से स्थितियां बदतर ही हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया कि 2009 और 2012 के बीच 95% आय उन्हीं सब दौलतमंद 1% व्यक्तियों के पास गई। सबक: आय में वृद्धियां कर्मचारियों के नहीं, उद्यमियों निवेशकों के पास जा रही है, उन लोगों के पास नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी का सबक: बचत करने वाले पराजित होते हैं। 20 साल पहले ज्यादातर प्रकाशक अमीर डैडी के इस सबक से पुरजोर तरीके से असहमत थे। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए पैसे बचाना एक धर्म है। गरीब से आर्थिक मुक्ति है और घूस संसार से सुरक्षा है। कई लोगों को तो ऐसे लगा जैसे बचत करने वालों को पराजित कहना ईर्ष्या है। सबक: चित्र
एक चित्र 1000 शब्दों जितना मूल्यवान होता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 120 सालों के चार्ट पर नजर डालें और अपने को दिख जाएगा कि बचत करने वाला क्यों कैसे पराजित होते हैं। चार्ट दिखता है कि इन नई सदी के शुरुआती 10 वर्षों में शेयर बाजार में 3 भारी क्रैश हुए हैं। अगले पेज पर दिया है चार्ट इन क्रैश को चित्रित करता है। पहला क्रैश सन 2000 के आसपास का डाटा .com क्रैश था। दूसरा क्रैश 2007 का रियल एस्टेट क्रैश था। तीसरा 2008 का बैंकिंग क्रैश था। डाउ के 120 साल डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1929 का भीमकाय क्रैश। जब आप 1929 के भीमकाय क्रैश की तुलना 21वीं सदी के पहले 3 क्रैशों से करते हैं तो आपको ये समझ आता है कि इस सदी के पहले 3 क्रैश सचमुच कितने भीमकाय हैं। नोट छापना। नीचे दिए गए चार्ट दिखाता है कि हर क्रैश के बाद अमेरिकी सरकार फेडरल रिजर्व बैंक ने नोट छिपाना शुरू कर दिया। अमीर को बचाना। 2000 से 2016 के बीच अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर पूरे संसार में बैंक ब्याज दरों में कटौती कर रहे थे और नोट छाप रहे हैं। हालांकि हमारे लीडर हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि संसार को बचा रहे थे, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि अमीर लोग खुद को बचा रहे थे और गरीब मध्यमवर्ती लोगों को बस एक नीचे फेंक रहे थे। आज कई देशों में ब्याज दर 0 से भी कम है, इसीलिए बचत करने वाले पराजित होते हैं। आज सबसे ज्यादा पराजित लोग गरीब मध्यवर्गीय हैं, जो पैसों के लिए काम करते हैं और पैसे बचाते हैं। अमीर डैड का सबक, आपका मकान संपत्ति नहीं है। 20 साल पहले 1997 में एक अस्वीकृति की पर्ची भेजने वाले हर प्रकाशक ने अमीर डैडी की इस सबक की आलोचना की। आपका मकान संपत्ति नहीं है। 10 साल बाद 2007 में जब सब प्राइस कर्जदारों ने अपने सब प्राइम मॉर्गेज की किस्त चुकाना बंद कर दी तो संसार का रियल एस्टेट बुलबुला फूट गया और करोड़ों मकान मालिकों इस सबक की सच्चाई कठोर तरीके से पता चला कि उनका मकान सचमुच संपत्ति नहीं था। असली समस्या, ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि रियल एस्टेट क्रैश वास्तव में रियल एस्टेट क्रैश नहीं था। रियल एस्टेट क्रैश गरीब लोगों की वजह से नहीं हुआ, यह तो अमीरों की वजह से हुआ था। अमीरों ने वित्तीय जुगाड़ करके डेरिवेटिव्स नामक प्रोडक्ट बनाए, जिन्हें वॉरेन बफेट ने सामूहिक वित्तीय विनाश के हथियार कहा। जब सामूहिक विनाश के इस वित्तीय हथियार में विस्फोट हुआ तो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया और दोष गरीब सब प्राइस कर्ज लेने वालों पर बढ़ा गया। 2007 में वित्तीय डेरिवेटिव्स के लगभग 700 ट्रिलियन डॉलर थे। आज यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्तीय डेरिवेटिव्स में 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर है। दूसरे शब्दों में असली समस्या कम नहीं हुई थी, बल्कि ज्यादा बढ़ गई है। अमीर डैड का सबक, अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं। 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने यह उजागर करने के लिए रिच डैड पुअर डैड की आलोचना की कि अमीर लोग कैसे और कम टैक्स क्यों देते हैं। एक ने कहा कि यह सब गैर कानूनी है। 10 साल बाद 2007 में राष्ट्रपति बराक ओबामा पूर्व मिट रमानी ने खिलाफ पुनर्निर्वाचन के लिए खड़े हुए। जब यह उजागर किया कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी आमदनी का लगभग 30% टैक्स में दे दिया और गवर्नर रामनी ने 13% से कम दिया, तो मिट रमानी की वह नीचे गिरने वाली ढलान शुरू हुई।
जिसके बाद वह चुनाव हार गए। एक बार फिर टैक्स 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र बिंदु बन गया। मिट रोमनी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कानूनी रूप से कम टैक्स क्यों देते हैं, यह पता लगाने के बजाय गरीब मध्यवर्गीय लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप गरीबों और मध्य वर्ग के लिए टैक्स कम करने का वादा करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अमीर लोग टैक्स में हमेशा कम चुकाएंगे। अमीर लोग कम टैक्स देते हैं, इसका कारण अमीर डैडी के सबक क्रमांक 1 में मिलता है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। जब तक कोई व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, वो टैक्स चुकाएगा। जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी, तो असली अमीरों पर नहीं बल्कि ऊंची आमदनी वाले लोगों जैसे डॉक्टर, अभिनेताओं, वकीलों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी। 20 साल पहले हालांकि रिच डैड पुअर डैड तुरंत सफल नहीं हुई, जैसे कि द विल्टस सर्जेंट पेपर्स एल्बम हुआ था, लेकिन रिच डैड पुअर डैड 2000 तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में पहुंच गई और लगभग 7 साल तक उस सूची में बनी रही। इसके अलावा 2000 में ओपरा विनफ्रे का फोन आया। मैं पूरे 1 घंटे तक ओपरा कार्यक्रम में रहा, जैसा लोग कहते हैं, बाकी इतिहास है। रिच डैड पुअर डैड इतिहास की नंबर 1 व्यक्तिगत वित्त पुस्तक बन चुकी है और पूरे संसार में रिच डैड सीरीज की लगभग 4 करोड़ पुस्तकें बिक चुकी है। क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? करोड़ों लोगों ने पूछा है, क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप अमीर डैडी के बेटे माइक की बात सुने, जब वे रिच डैड रेडियो पर शो पर अतिथि के रूप में आए थे। आप richdadradio.com पर जाकर यह प्रोग्राम सुन सकते हैं। रिच डैड ग्रेजुएट स्कूल। रिच डैड पुअर डैड यथासंभव सरल लिखी गई थी ताकि हर व्यक्ति में अमीर डैडी के सबक को समझ सके। जो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, इस वर्ष में समारोह में हिस्से के रूप में उनके लिए मैंने लिखी गई वाइट द रिच आर गेटिंग रिचर, व्हाट इज द फाइनेंशियल एजुकेशन रियलिटी। एक चेतावनी और एक आमंत्रण। हालांकि मैं कई वाइट द रिच आर गेटिंग रिचर को यथासंभव सरल रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अमीर लोग सचमुच जो करते हैं वो आसान नहीं है, ना ही उन्हें समझना आसान है। अमीर लोग सचमुच में जो करते हैं उनके लिए असली वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है, जो हमारे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। मैं सुझाव देता हूँ कि पहले आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, इसके बाद अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो शायद वाई द रिच आर गेटिंग रिचर आप ही के लिए है। 25 वर्षों के लिए आपको धन्यवाद। तो ये एक प्रकार से हम इसका प्रीफेस हम पढ़ रहे थे, जो काफ़ी अच्छा शानदार है। अब हम आगे प्रस्ताव में पढ़ेंगे है या क्या एक्चुअली चीज़ें। तो इसमें कोर्स वगैरह भी अच्छे हैं, तो हम इसको कल से शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।